मैती आंदोलन, उसने पर्यावरण संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई। जब भी बेटी की विदाई होगी गांव से, यानी उसका विवाह होगा, तो वो एक वृक्ष लगा कर जाएगी। बहुत ही अद्भुत सोच थी कल्याण सिंह रावत जी की। उसके कारण आज मैती वृक्ष नहीं, मैती वन खड़े हुए हैं। एक कैंपा है, एक सारा है, एक जल परिवर्तन है और एक सार्वजनिक वनों का सशक्तिकरण है। कि उत्तराखंड में हमारे पास फॉरेस्टेशन के लिए लैंड है ही नहीं। उसके कारण हमारे डेवलपमेंट के काम भी रुक रहे हैं। और इसलिए मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि हमको जिन राज्यों में ज़्यादा जमीन है, जो बंजर जमीनें पड़ी हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमाम राज्यों में पर्याप्त भूमि है जो बैरन पड़ी हुई है, तो इसकी व्यवस्था ये होना चाहिए कि वहाँ पर भी हम वृक्षारोपण कर हो सकता है, पॉसिबल तो है। इस ढंग से हम लोग पर्यावरण की ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं। नदियों का वक्षस्थल चीरा जा रहा है और बृहद रूप से जो आज अनियंत्रित खनन जो चल रहा है, तो हमारी सरकार क्या उस पर कोई ठोस नीति नहीं बना सकती जिससे इसको नियंत्रण किया जा सके? पहाड़ टूटते हैं, पत्थर आते हैं, पत्थरों से रेता बनता है, बजरी बनती है। अब सवाल ये है कि जो इतना इरोजन हो रहा है, इतना पत्थर है, इसको नहीं उठाएंगे तो वो भी एक समस्या है, वो भी एक समस्या है। लेकिन अगर ज्यादा उठाएंगे ज्यादा उठाएंगे तो फिर और बड़ी समस्या है। आपने अभी पीपल के वृक्ष और बरगद के वृक्ष लगाए और बहुत बड़ी संख्या में लगाए, तो आप जनता को क्या बताना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है और हमें भी उससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? ग्लेशियर्स में एक ब्लैक कार्बन आ रहा है, उसकी लेयर बन रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा भाई कार्बन एमिशन के लिए बेस्ट क्या है? तो उन्होंने मुझे एक स्टडी बताई। उन्होंने इसरो के जो यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर मैंने उसके बारे में देखा कि कार्बन एमिशन के लिए सबसे अच्छा जो पौधा है वो बरगद का पेड़ है। बड़ बोलते हैं, कहीं बरगद बोलते हैं, और दूसरा है पीपल का वृक्ष। सूलधारिणी चैनल, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जिन्होंने उत्तराखंड और देश में विभिन्न स्थानों पर और बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है, और ऐसे किसी नाम के मोहताज नहीं, ऐसे हमारे पूर्व सीएम और इस समय वर्तमान में लोकसभा सांसद हरिद्वार सीट, ऐसे व्यक्तित्व से आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं। और आज हम बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो आज का ज्वलंत विषय है और हर नागरिक को इस पर चिंता करनी चाहिए। और आज हमारी जो चर्चा होगी वो मेनली इस पर है कि इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या हो, और महिलाओं को हम इस आंदोलन से या पर्यावरण संरक्षण को लेकर हम महिलाओं का क्या सहयोग ले सकते हैं, इस पर हम आज सर के साथ चर्चा करेंगे। और आप सब इसको देखिए और जो भी हमारे आपके सुझाव होंगे उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे और फिर से उन सुझावों को कंसीडर करेंगे माननीय रावत जी के माध्यम से। और सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इस विषय को आपने चुना और आज का ये ज्वलंत मुद्दा है। तो पहला जो मेरा सवाल है कि जो प्राचीन समय में दो आंदोलन जो उत्तराखंड में हुए, मोस्टली चमोली से हुए, एक 1973 में चिपको आंदोलन, वो भी उसमें महिलाओं की जो भूमिका रही बहुत अहम रही, और सुंदरलाल बहुगुणा जी और गौरा देवी जी ने इसमें अहम भूमिका निभाई। और उस समय महिलाओं की जो क्या कहते हैं भावनाएं, वो पर्यावरण को लेकर जो थी, क्या आज वो हमारी उत्तराखंड की महिलाओं में आज दिखती हैं? उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सामान्यतः जब भी बातचीत होती है पर्यावरण की और विशेषकर वृक्षों की सुरक्षा को लेकर के, और देशभक्ति की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, तो मैं सामान्यतः बोलता हूं कि उत्तराखंड को ये सब सिखाने की जरूरत है। देशभक्ति यहाँ के डीएनए में है। राष्ट्र के लिए कुछ भी करने का सामर्थ्य और साहस ये उत्तराखंड के लोगों में है। आप इतिहास देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध देख लीजिए, उसके बाद जो भी युद्ध हुए हैं,
उसमें उत्तराखंड की भूमिका देख लीजिए। और देश की आज़ादी में भी अगर आप देखेंगे तो अहम भूमिका उत्तराखंड की रही है। पर्यावरण में तो गौरा देवी आज पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये एक सुदूरवर्ती गांव जो आज भी हम ये कह सकते हैं कि दूरस्थ है, सीमांत गांव है, और वहाँ एक ऐसी महिला जिसने कोई लौकिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनका विवेक, उनका ज्ञान और प्रकृति से उनका जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम था कि वो अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए तैयार थी, लेकिन पेड़ काटने के देने के लिए वो तैयार नहीं हुई। निश्चित रूप से उन पे दबाव बने होंगे, लालच भी दिया गया होगा, लेकिन वो थोड़ा भी इधर से उधर नहीं हुई और उन्होंने चिपको आंदोलन की वो प्रेरणाता बनी। स्वाभाविक रूप से जब हम गौरा देवी का नाम लेते हैं तो गौरा भी उत्तराखंड की ही थी, उत्तराखंड की ही बेटी थी, हिमालय की बेटी थी। तो हमारे बेटियों में है ये स्वाभाविक रूप से एक गुण विद्यमान है, क्योंकि जंगलों पर हमारी निर्भरता रही है और स्वाभाविक रूप से जंगलों की सुरक्षा की गई। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं देश में कि जो लोग वनीय क्षेत्रों में रहते हैं उन्होंने वनों को बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने उसकी घास पत्ती का इस्तेमाल किया, उसकी लकड़ी जो सूखी हुई लकड़ी है उसका इस्तेमाल किया। मकान बनाने के लिए कितनी जरूरत होती है, और इसलिए उन्होंने हमेशा वनों का संरक्षण किया है। आज भी हमारी बेटियां वनों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। एक आंदोलन और हुआ होगा, आपको संज्ञान में होगा, और कल्याण सिंह रावत जी जो चमोली से ही आते हैं, कर्णप्रयाग से, और ग्वालदम से उसकी शुरुआत हुई थी। मैती आंदोलन, उसने पर्यावरण संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई और उसे भावनात्मक रूप से जोड़ा गया और महिलाओं की उसमें अहम भूमिका थी। उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अब हम संक्षेप में बताएं। देखिए, कल्याण सिंह रावत जी एक शिक्षक रहे हैं और उनको पद्मश्री भी भारत सरकार के द्वारा उनको दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। और उन्होंने एक ऐसा शब्द, एक ऐसा मूवमेंट लिया जो बेटी के मायके से जुड़ा है। और उन्होंने एक आह्वान किया कि जब भी बेटी की विदाई होगी गांव से, यानी उसका विवाह होगा, तो वो एक वृक्ष लगाकर जाए। और उस वृक्ष को उनके माता पिता ने अपनी पुत्री के रूप में देखा, गांव वालों ने अपनी बेटी के रूप में देखा। एक निशानी, एक यादगार, और गढ़वाली में बोलते हैं समलौन जी। वो उन्होंने उससे जोड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत सोच थी कल्याण सिंह रावत जी की। उसके कारण आज मैती वृक्ष नहीं, मैती वन खड़े हुए हैं और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने उनके बारे में पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी बहुत अच्छे पर्यावरण प्रेमी हैं और आपने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं ये आपसे थोड़ा सा इसमें जानना चाहती हूँ कि जो सरकार की तरफ से अब तक जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो योजनाएं थी, उसमें धरातल में 5 योजनाएं हमारे सामने आती हैं। पहली नमामि गंगे, और दूसरी वन संरक्षण योजना, तीसरी थी जल जीवन मिशन, और चौथी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना, और 5वीं थी इको सेंसिटिव जोन। तो ये जो 5 योजनाएं थी, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि इनका हमारे उत्तराखंड में क्या, इनका धरातल पे कितना इनका सक्सेस रेट रहा? क्या योजनाएं, कुछ लाभ मिला हमारे पर्यावरण संरक्षण को? देखिए, ऐसा है कि नमामि गंगे योजना से मैं वॉलंटरी भी जुड़ा रहा। जी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा था। और पर्यावरण से, वृक्षारोपण से 1993 से मैं प्रति वर्ष, कोई वर्ष ऐसा नहीं गया होगा जब हमने सैकड़ों पेड़ लगाए होंगे। प्रति वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं, सरकार के सहयोग से भी करते हैं और वॉलंटरी भी करते हैं, पब्लिक के सहयोग से
जो लोग उसमें सहयोग करना चाहते हैं उनके माध्यम से। और अभी एक फाउंडेशन है संकल्प तरु, हाँ, लगभग 27-28 राज्यों में वो लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने जीवावाकी जो पद्धति है वृक्षारोपण की, जियावाकी, वो उसके एक्सपर्ट हैं, जापानी टेक्नोलॉजी है। और उनको भी मैंने कुछ जगहों पर प्रेरित किया। मैंने सबसे पहले जो डोईवाला क्षेत्र है वहाँ पर फतेहपुर गांव है, वो देखा जा सकता है कि किस तरह से पत्थरों के बीच में भी सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है। ऐसे ही टहरी में थत्यूड़ ब्लॉक का एक गांव है, लगभग 5,000 साढ़े 5,000 फुट की ऊंचाई होगी, बिल्कुल नंगा पहाड़ था। वहाँ पर भी 1.5-2 लाख पेड़ लगे हैं अभी, और उस पर भी चल रहा है अभियान। उनको मैंने कहा, ऐसी धारी देवी, मैंने कहा देवी का मंदिर है तो उसको हमें एक कॉन्सेप्ट पर हमको उस पर काम करना चाहिए कि हम उसको ऐसे वृक्ष वहाँ पर लगाएं कि जिनमें लाल रंग के फूल हों। देवी का वसन ये लाल है, और इसलिए हमने वहाँ पर उनसे वृक्षारोपण कराया। वो और जगह भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 जगहों पर मैंने विशेष रूप से उनसे अनुरोध किया था। तो यहाँ पर भी लाखों वृक्षों का रोपण हुआ है। और तमाम संस्थाएं, इनको भी उनसे भी हमने सहयोग लिया और स्वयं भी वृक्षारोपण किया। वन विभाग, क्योंकि वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करता है, उसका भी सक्सेस रेट जितना होना चाहिए वो नहीं है। उसका कारण ये है कि उसको हमारे यहाँ पशुओं को जंगलों में छोड़ते हैं और वो चुगती हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, तो भी काफ़ी नुकसान इनको पहुंचाते हैं जब पेड़ छोटा होता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उनका काम भी मैंने कई जगह देखा है, बहुत अच्छा काम है। यहाँ आप एक हमने शुरुआत किया था मसूरी के नीचे, जो रिस्पना नदी का उद्गम क्षेत्र है, और एक मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा, यानी कि आज जो रिस्पना है सूखी हुई है, गंदा नाला है, और जब वो ऋषिपर्णा थी उसमें पानी था, 12 महीने उसमें पानी बहता था। इसलिए रिस्पना को फिर ऋषिपर्णा में लाना, रिजुमिनेशन करना उसका, उस दृष्टि से लाखों पेड़ इसमें लगा, बहुत सघन जंगल बने हैं। ऐसे ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के जंगल बने हैं। तो सरकारी योजना, लेकिन सरकार के साथ जब जनता या सामान्य आदमी उससे जुड़ता है तो योजना, उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और मैं तो हमेशा मैं मुख्यमंत्री रहा, हमने हरेला पर्व को बहुत ही बड़ा सामाजिक स्वरूप दिया। जो पहले घरों में होता था, इंडिविजुअल लोग करते थे, और विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में हरेला का बड़ा महत्व था, लेकिन लोग हरियाली बो करके और उतने में हरियाला समाप्त कर देते थे। लेकिन हमने हरेला को घर घर पहुंचाने का काम किया व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से। उसी में हमने कुमाऊं की जो कोसी नदी है उस पर लाखों वृक्ष उसमें लगाया था। मैं स्वयं उसमें सहभाग किया था, देहरादून की रिस्पना में किया था, और ऐसे हर जिले में जिलाधिकारियों को कहा था कि भाई आप जो भी हमारे आसपास जो ऐसे नाले हैं, गधेरे हैं, उनके आसपास हम वृक्षारोपण करें, क्योंकि पानी तभी है जब वृक्ष है, यानी कि वृक्ष से पानी है, वृक्ष से पानी है। और इसलिए हमने नदियों के आसपास जो हमारे ऐसे छोटे स्रोत हैं, हमने कहा वो रिज्यूमिनेट होंगे तो नदियों में हमेशा पानी रहेगा। तो हमने उसको काफ़ी उसमें व्यापक वृक्षारोपण किया था। सर, ये बात चल ही रही है कि हमारी बहुत सारी परियोजनाएं अभी आई थी पिछले टाइम पे, और वो भी अभी भी काम कर रही हैं। अभी कुछ नई परियोजनाएं आई हैं, जो कि एक कैंपा है, एक सारा है, एक जल परिवर्तन है, और एक सार्वजनिक वनों का सशक्तिकरण है। इन सारे परियोजनाओं में, 5 परियोजनाओं में करीब 600 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने बजट दिया है। बट अगर उसके हम डिटेल में जाते हैं, स्टडी करते हैं, नेट पे साक्षात की बात करते हैं, तो अभी उसमें कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती है कि उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। और उसके लिए जो आप क्या, मतलब समाज से आप क्या कहना चाहते हैं? सहयोग की आपने बात कही अभी। योजनाएं ऐसी कोई बहुत नई योजनाएं नहीं है, पुरानी योजनाएं हैं। हाँ, नाम थोड़ा बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं पहले से हैं, ऐसा नहीं है। एक जो कैंपा की योजनाओं की आपने बात की, बहुत अच्छी योजना है। इसमें संरक्षण को लेकर के
और ये कंपनसेटरी फॉरेस्ट है ये, जो हम सड़कें बनाते हैं, विकास के काम करते हैं, तो उसके एवज में हमको पौधे लगाने होते हैं सरकार। उसके एक बहुत बड़ा जो स्याह पक्ष से कहना चाहिए कि उत्तराखंड में हमारे पास फॉरेस्टेशन के लिए लैंड है ही नहीं। उसके कारण हमारे डेवलपमेंट के काम भी रुक रहे हैं। मुझे याद है कि उधम सिंह नगर में कुछ सड़कों का काम किया, तो उधम सिंह नगर पेड़ लगाने की जगह नहीं मिली, नहीं है। NH-74 तो फिर उनको फिर हरिद्वार में और जगह किया। तो क्या है, पर्यावरण बहुत व्यापक शब्द है। वृक्ष जो है ठीक है, छाया वो एक सीमित क्षेत्र में देते होंगे, लेकिन उसका जो पर्यावरणीय लाभ है हमारे इकोसिस्टम में, उसका बहुत व्यापक फायदा है। जैसे हमारा हिमालय आधे भारत को प्रभावित करता है, आधे भारत की। और इसलिए मैंने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि हमको जिन राज्यों में ज़्यादा जमीन है, जो बंजर जमीनें पड़ी हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमाम राज्यों में पर्याप्त भूमि है जो बैरंग पड़ी हुई है, तो इसकी व्यवस्था ये होना चाहिए कि वहाँ पर भी हम वृक्षारोपण कर हो सकता है, पॉसिबल तो है। इस ढंग से हम लोग पर्यावरण की ज़्यादा सुरक्षा कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि जिनमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं, उसके कारण भी धन खर्चा नहीं हो पाता। जंगल का काम है, कोई अपराधी अधिकारी अगर अच्छी सोच नहीं है, उसका समर्पण नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, तो जंगल का मामला है तो गड़बड़ होने की भी संभावनाएं रहती हैं। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए। सही नेतृत्व के साथ मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जी। एक और इसका आपको याद होगा 1907 और 1910 में अंग्रेजों द्वारा एक वृक्षारोपण को लेकर बहुत बड़ा महाअभियान चलाया गया था। मैं देखती हूँ कि जितना भी अध्ययन किया उसमें मुझे लगा कि अब तक ऐसा महाअभियान वृक्षारोपण को लेकर नहीं चलाया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा अभियान जो मैं समझता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में जी योगी जी ने जो वृक्षारोपण अभियान दिया था उसमें करोड़ों पेड़ लगाए गए जी, कम सही बात है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी ने जब नर्मदा बचाओ अभियान किया और नर्मदा परिक्रमा का उन्होंने स्वयं उसमें सहभाग किया, देश के मुख्यमंत्रियों को उसमें बुलाया, सेलिब्रिटीज को उसमें बुलाया। मैं भी एक बार उस अभियान में गया था, मुझे मैं मुख्यमंत्री था, मुझे भी बुलाया गया। तो ऐसा नहीं है, बड़े व्यापक वृक्षारोपण हुए हैं, उसी की वजह से आज हमारे जंगल नजर भी आते हैं। और शिवराज सिंह जी तो प्रतिदिन एक पौधा लगा के तभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, आज केंद्र में मंत्री हैं, उनको वो सबकी निगाह उन पर रहती है। लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत संकल्पित हैं। उत्तराखंड में तो अनेक लोग ऐसे हैं उनकी वजह से बचा हुआ कि वो तो जंगलों में उन्होंने अपना ठौर ठिकाना बना दिया, अपने घर छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना के वहीं रहे, उन्होंने पूरे के पूरे जंगल उगा दिए। ऐसे अनेक लोग उत्तराखंड में हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने अभी पीपल के वृक्ष और बरगद के वृक्ष लगाए और बहुत बड़ी संख्या में लगाए, तो आप जनता को क्या बताना चाहते हैं, उसका क्या उद्देश्य है और हमें भी उससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि हम लोग बार बार जो विशेषज्ञ हैं, हमारे यहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इसरो का भी डायरेक्टरेट हमारे पास है, और तमाम हमारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अनेक प्रोफेसर ऐसे हैं जो हिमालय पर काम कर रहे हैं, ग्लेशियर्स पर काम कर रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट जब हमने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आई, फिर हमने अधिकारियों को बुलाया, भाई क्या मामला है ये, और फिर एक बार मुझे इसरो के सेंटर में जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमको बताया कि देखिए साहब, ये ग्लेशियर्स में एक ब्लैक कार्बन आ रहा है, उसकी लेयर बन रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा भाई कार्बन एमिशन के लिए बेस्ट क्या है? तो उन्होंने मुझे एक स्टडी बताई। उन्होंने इसरो के जो यहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर मैंने उसके बारे में देखा कि कार्बन एमिशन के लिए सबसे अच्छा जो पौधा है वो बरगद का पेड़ है। बड़ बोलते हैं, कहीं बरगद बोलते हैं, और दूसरा है पीपल का वृक्ष। और उस पर उन्होंने पूरे जो रिसर्च उस पर थी वो वहाँ पर उन्होंने अपनी दीवार पर उसका एक शॉर्ट रूप में उसको प्रदर्शित किया हुआ था।
तो मुझे वहां जाकर पता चला कि ये तो हमारे यहाँ वृक्ष बरगद की भी पूजा होती है। क्यों होती है? धार्मिक महत्व हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, हम राखी बांधते हैं, तो आखिर क्यों होता है ऐसा? तो तब समझ में आया, उसका वैज्ञानिक कारण समझ में आया। और हमारे यहाँ एक धारणा है कि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ लगाना नहीं चाहिए, घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो एक तो बहुत विशाल होता है, दूसरा वो स्वाभाविक रूप से उसका पक्षी उसका बीज लेते हैं, बहुत छोटा बीज होता है, भोजन के रूप में लेते हैं, तो वो अपने आप उसका जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो पीपल को और बरगद को, जो सबसे ज्यादा हमारे सपोर्ट कर रहे थे, जो उनको सबसे बड़े सपोर्टर थे हमारे। कारण ये कि उनको सड़कों के किनारे लगाया गया, ये छाया भी मिलेगी और जो पक्षी हैं उनको आहार भी मिलेगा और प्रकृति को एक सुंदरता भी मिलेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने शायद उसकी शक्ति को समझा इसीलिए ये किस तरह से हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहतर है। तो हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने उसको समझा। लेकिन जब सड़कों का चौड़ीकरण हुआ उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो प्रकृति को हुआ, जिस वृक्ष को हम पूजते थे उसको बड़ी संख्या में काटे गए। दूसरी बात, मैं एक बात और बताता हूँ आपको, अगर हम इसकी इकोनॉमिक पर स्टडी करें, इकोनॉमी पर, तो लाखों लोग इन वृक्षों की छाया में अपना जीवन यापन करते थे। कहीं पर नाई बैठा हुआ है, कहीं पर धोबी प्रेस करने के लिए बैठा हुआ है, कोई पान वाला है, कोई चाय का खोखा लगा के बैठा है, कोई वहां पर चूड़ी बेच रहा है, तमाम तरह की चीजें, खिलौने बेच रहा है। ऐसे मैंने ऐसे भी देखे कई जगहों पर कि 10-10, 15-15 लोग एक पेड़ की छाया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसकी इकोनॉमिक्स, तो हमारी आर्थिक है वो किस तरह से हमारे लोगों को, जिनके पास छत नहीं है, जो दुकान पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको उसने छाया दी, उनको संरक्षण दिया, उनको ये किया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि एक ऋषि का उदाहरण आता है, तुम्हें अपने बच्चे को, थोड़ा टाइम लगेगा 2 मिनट, तो वो ऋषि ने अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। और जब बच्चा पढ़कर आया 5 साल बाद, तो उन्होंने बच्चे की परीक्षा ली। तो उन्होंने एक छोटा सा बीज ऐसे अपने हाथ में लिया, अपने उंगलियों के बीच में लिया और कहा अपने बेटे से कि क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि पिताजी मुझे इसमें एक बीज दिखाई दे रहा है। बोले तुझे और क्या दिखाई दे रहा है? बोले पापा मुझे बीज दिखाई दे रहा है। तो बोले तेरी शिक्षा अधूरी है, वापस जाओ। फिर उसको वापस भेज देते आश्रम में पढ़ने के लिए। फिर जब आता है फिर पूछते क्या दिखाई दे रहा तुझे? बोले पिताजी मुझे इसमें बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले बरगद का पेड़। बोले तेरी शिक्षा पूरी नहीं। फिर वापस भेजते, तेरी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई। जब वो तीसरी बार आया, उन्होंने फिर पूछा उसको, उसी बीज को हाथ में, बोले तुझे क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा मुझे इसमें विराट वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसकी छाया में लोग बैठे हुए हैं, पशु हैं, इसकी टहनियों पर पक्षी हैं, सांप भी बैठे हुए हैं, तमाम तरह के प्राणी इसके ऊपर बैठे हुए हैं। कोई उसको खाना खा रहा है, कोई किसने उसमें घोंसला बनाया हुआ है, कोई उसकी जो होल हैं उनमें सांप बैठा हुआ है। तो बोले मैं तमाम तरह के पशु पक्षी मनुष्य सब मुझे आज इस वृक्ष के लिए। बोले बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई, आ जाओ अब घर में आ जाओ, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है। अब ये सिखाता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ये वृक्ष केवल हमको हरियाली नहीं देते, केवल ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को ये संजो कर रखे हुए हैं। उस इकोसिस्टम में इनकी बड़ी बड़ी भूमिका है। ये हम उस ऋषि ने उस अपने बच्चे के माध्यम से दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, जिसको आप आज मैंने उदाहरण के रूप में आपको सामने रखा है। ये सबको समझना चाहिए। आज की जो सबसे बड़ी उत्तराखंड के जो बृहद स्तर पर जो सबसे बड़ी समस्या है, आज जो नदियों का वक्ष स्थल चीरा जा रहा है और बृहद रूप से जो आज अनियंत्रित खनन जो चल रहा है, उससे हमारी नदियों का जो है एक तरह से अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो हमारी सरकार क्या उस पर कोई ठोस नीति नहीं बना सकती जिससे इसको नियंत्रण किया जा सके? जी देखिए, उत्तराखंड में हमारे 2 रीजन, एक गढ़वाल मंडल है, एक कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं की जो पहाड़ियां हैं वो कूर्म की तरह है, यानी कछुए की तरह, वो बहुत तीखी नहीं है।
लेकिन गढ़वाल को अगर आप देखें तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत तीखी हैं, बहुत खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, बड़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और वर्षा यहाँ पर बहुत होती है। उसके कारण इरोजन बहुत ज़्यादा है, हमारी उपजाऊ मिट्टी भी जाती है, हमारे खनिज लवण भी जाते हैं, और उसके कारण हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। लेकिन अगर हम देखें, कहते हैं प्रकृति अपने को बैलेंस करती है, तो नीचे जब मैदान में आती है तो वही मिट्टी जब खेतों में जाती है तो उपजाऊ बना देती है, वो मिट्टी को सोना बना देती है। आप उधम सिंह नगर आप देख लीजिए, आप हरिद्वार देख लीजिए, या देहरादून की तरह ही देख लीजिए, नैनीताल की तरह ही देख लीजिए, वही वो पूरा जहाँ तक गंगा जी बहती हैं, नदियां जहाँ तक जाती हैं, वहाँ तक वो उपजाऊ बना देती है। ये उसका एक दोनों पक्ष है, एक जगह नुकसान है तो एक तरफ फायदा है। हाँ, तो लेकिन बड़ा फायदा है। दूसरी बात, उसके साथ हमारे पहाड़ टूटते हैं, पत्थर आते हैं, पत्थरों से रेता बनता है, बजरी बनती है, तमाम तरह के खनिज उससे बनते हैं जो हमारे निर्माण कार्यों में सम्मिलित होते हैं। उनके बगैर हम निर्माण कार्यों की कल्पना नहीं कर सकते और सस्ता निर्माण नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जो इतना इरोजन हो रहा है, इतना पत्थर है, इसको नहीं उठाएंगे तो वो भी एक समस्या है। लेकिन अगर ज्यादा उठाएंगे ज्यादा उठाएंगे तो फिर और बड़ी समस्या है। अब देखो, फिर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। भगीरथ ने बहुत तपस्या करी और स्वर्ग से गंगा जी का अवतरण हुआ, तो उन्होंने गंगा जी को सीधे नहीं धरती पर उतारा, अपनी जटाओं में लिया, अपने सिर में लिया, और फिर एक एक लट खोल के, एक एक वो खोल के, और तमाम धाराएं उससे निकली, ऐसा हमारे को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब इसकी सीख क्या है? इसकी सीख यही है कि हमको कितना खोदना है, लिमिट से पता होना चाहिए, कितना करना है हमको। अगर हम ज्यादा धरती का सीना चीरेंगे, ये जो धमनियां हैं मनुष्य के शरीर में, अगर धमनियों को काट दिया जाए तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा। और इसलिए मैंने ये कहा, मैंने संसद में भी ये बात उठाई और बार बार मैं बात कहता हूं कि उसका दोहन होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका उठान होना चाहिए, वैज्ञानिक। और जो लोग अवैध करते हैं ये रुकना चाहिए। अवैध से राजस्व की भी हानि होती है, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि हमको कितना खोदना चाहिए, कितना निकालना चाहिए। उसके कारण हमारे को पर्यावरणीय क्षति बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत नुकसान हो रहा है। और इसलिए वैज्ञानिक तरीके से खनन तो नहीं बोलते हैं इसको, लेकिन चुगान बोलते हैं, तो ये होना चाहिए ताकि प्रकृति भी संरक्षित रहे, जो लोग हैं उनको भी सस्ते में निर्माण सामग्री उपलब्ध हो सके, निर्माण कार्य भी हो सके, विकास भी हो सके और विनाश भी रुके। जी। तो आपको भी लगता है कि इसके लिए एक ठोस सशक्त नीति की आवश्यकता है? नीति और रणनीति कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो पक्ष ज्यादा जरूरी। जी, सकारात्मक रूप में होना चाहिए। मेरी तरफ से आज का एक क्वेश्चन था कि जो पर्यटन है, जो उत्तराखंड ने आकर्षित किया है सबको आज की डेट में, तो पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था को तो बहुत लाभ हो रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन इससे पर्यावरण पे जो दबाव की जो स्थिति बन गई है, तो इसमें हम जो इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं उसमें बढ़ावा नहीं हो रहा, अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बहुत क्षति हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा हमको जो हमारे परंपरागत ज्ञान है जी, या स्थानीय जो लोग थे जी, वो इसके लिए क्या करते थे, जी, आज की जनरेशन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारे से थोड़ा सीनियर है या हम जैसे लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो जब हम घर से जाते थे, कभी जैसे हमारे गांव के पास नदी है, जंगल है, हम जाते थे नदी में नहाने जाते थे, तो पिताजी बोलते थे कि बाल्टी ले जा साथ में, कपड़े धोएगा तो पानी बाहर ला करके तब धोना। अच्छा, साबुन का पानी नदी में जाना चाहिए। दूसरी बात तो बोलते थे साबुन से नहीं नहाना, नदी में जा रहे हो, पता है बच्चे डुबकी जरूर लगाएंगे, और साबुन मत लगाना, ठीक है। दूसरी बात तो बोलते थे कि भाई जंगल में जा रहे हो, चिल्लाना मत, ठीक है।
जोर से हंसना भी मत, हमें भी नहीं पता ये बात तो। जोर से हंसना भी नहीं हमें है, भी नहीं पता ये चिल्लाना बात। भी नहीं है ना, ये बोलते थे। ऐसे ही जब हम ऊपर जाते हैं मीडोज में, बुग्यालों में, तो बोलते थे वहाँ नंगे पैर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मखमली घास होती है, हाँ, वो खराब हो जाएगी, मखमली घास बहुत होती है, अच्छी चीज बता रहे हैं, तो किसी तो को नहीं वहां पता पर है। जाना तो नंगे पैर से जाना, जूते पहन के नहीं हाँ, जाना, ना हो। ठीक है। हाँ। तीसरी बात, अब हमारे केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, विशेषकर जो हम बद्रीनाथ जी हैं, रुद्रनाथ जी हैं, कल्पेश्वर है, भविष्यवद्री है, वहां पर ब्रह्म कमल लाया जाता है, उससे पूजा होती है, और ब्रह्म कमल बहुत ऊंचाई से लाया जाता है, बहुत 15-16 हजार फुट पे ब्रह्म कमल बहुत होता है, किस्मत से मिल रहे हैं अभी ठीक तो। है। अब वहां जाना तो उस ब्रह्म कमल पर तमाम जीव, उसका जीवन उस पर आधारित है, तो पंडित जी साथ में जाएंगे, पंडित जी धोती पहन के जाएंगे, कोई साफ कपड़ा पहन के जाएंगे, और पहले जब उसको तोड़ेंगे तो पहले माफी मांगेंगे, हाँ, पूरी बात। फिर वहां पर शहद रखेंगे, अच्छा, उनका जीवन कंटिन्यू रहे। जो उस पर जो जीव को हम देख नहीं पा रहे आंखों से, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। शहद नहीं है तो गुड़ रखेंगे, ठीक है, ताकि उसको वो भूखे प्यासे मर न जाए, व्यवस्था करे उससे एक पहले। व्यवस्था करी उसके लिए। हाँ। तो इस तरह की ज्ञान ये हमारी परंपराओं में है, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे जो लोग गांव में, जो स्थानीय जो हमारा नॉलेज है, उस ज्ञान को हमको देखना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा, उसको नहीं पता उसको है देखना जनरेशन को पड़ेगा, आज। तब हमको पता चलेगा कि पर्यावरण का संरक्षण बेसिकली क्या कैसे है। होता है, कैसे होता है। आज तमाम तरीका बनाते हैं, अरे कोई नहीं भाई, जरा स्पोर्ट्स शूज पहन के जाओ, ऐसे ऑल ओवर शूज पहन के जाओ, नहीं भाई, आप कोई भी शूज पहन कर जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। तो ये एक जो ज्ञान था, जो हमने अपने माता पिता, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमने कहा तो ऐसे इनको पता तो है नहीं कुछ भी, है ना, तो हम उसके कारण आज हमारी प्रकृति को भारी नुकसान, हम पढ़े लिखे हैं बट हमें नहीं है ना, वो भी तो गलत हो गया है। गलत हो गया, क्योंकि हमने परंपरागत चीजों को वहां के स्थानीय लोगों से पूछा नहीं, या स्थानीय लोगों ने अगर ये बात बोली तो हमने उनका उपहास किया, तो उनको भी लगता है यार ये बच्चे हमारी बात तो सुनते नहीं है, तो हमने हमारा उपहास करते हैं, छोड़ इनके मुंह क्या लगना है, इनसे क्या बात करनी है। तो ये चीजें हैं, हमको पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है, एक तो उसका ज्ञान, वो हमारे पास परंपरागत ज्ञान क्या है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना, और दूसरा अवेयरनेस, जागरूकता में ही आपकी समस्याओं का समाधान है, तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। आज आपने कुछ चीजें बताई हैं, तो जो नई जनरेशन को जो मिलेगा ना सुनने को, तो उनको शायद बहुत कनेक्ट भी होगा हार्ट से कि हाँ, हम बहुत गलतियां करते हैं, तो हमें नहीं करनी है, जो कि बहुत जरूरी है। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जो पलायन सबसे बड़ा आज का ज्वलंत कह सकते हैं, और इसमें हम सरकार की तरफ से क्या है जो हम पलायन को रोक सकते हैं? देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैंने पलायन आयोग बनाया था, उसका नाम दिया था ग्रामीण विकास और पलायन आयोग, कुछ ऐसा नाम दिया था, और उसमें एक भारत सरकार के बहुत सीनियर ऑफिसर जो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, क्योंकि उसका चेयरमैन तो मुख्यमंत्री होता है, तो वाइस चेयरमैन जो है उनको बनाया गया था। बहुत सीनियर ऑफिसर थे, पहाड़ के रहने वाले थे, पहाड़ के प्रति उनका लगाव भी था, और हमने इस पर अध्ययन किया, और अध्ययन में 3 बातें जो मुखर होकर सामने आई कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी मुझे लगता है कि 5-7 महीने पहले उसकी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और गांव में जाकर के, फील्ड में जाकर के अध्ययन किया गया। एक 10-5 सैंपल ले ऐसा नहीं किया गया, लगभग हर गांव में जाने का न्याय पंचायत में हमारे ऑफिसर्स गए, और उसके माध्यम से वो सारी स्टडी सामने आई। तो 3 विषय जो सामने आए, लेकिन एक जो मैंने जो महसूस किया कि इस पर फोकस बहुत पहले हो जाना चाहिए था,
यही काम अगर आज से 50 साल पहले होता तो रिजल्ट और अच्छे होते। अब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर आए और उसके कारण आज गांव कनेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप 25 साल पहले देखें तो 25-25, 30-30 किलोमीटर, 35-35 किलोमीटर लोग पैदल चलते थे, सड़कें नहीं। तो उनको लगता था कि इतना तो हमारा आने जाने में ही समय लग जाता है, फिर अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो फिर क्या करें। फिर शैक्षणिक व्यवस्था, कुछ उसमें हमारी जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था है उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम यद्यपि हमारे पास सबसे क्वालिफाइड शिक्षक है, सबसे अच्छा वेतन गवर्नमेंट देती है, कोई भी प्राइवेट संस्थान ऐसा वेतन नहीं देता, किसी को भी देख लीजिए आप, कोई नहीं देता। अच्छे अच्छे जिनका बड़े बड़े नाम जो लाखों रुपया फीस लेते हैं वो भी इतना अच्छा वेतन नहीं देते। लेकिन फिर भी शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो हम जो देना चाहिए वो नहीं दे पाए। स्वास्थ्य में आज भी हम नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसा नहीं गवर्नमेंट नहीं भेजना चाह रही है, गवर्नमेंट भेजती है, लेकिन जो वहां पर क्वालिफाइड डॉक्टर जाते हैं वहां पर न इतने पेशेंट्स हैं और न उनके लिए जिस तरह की व्यवस्था सुविधाएं चाहिए, उनको लगता है कि बच्चों को कहाँ भेजें। वो पहाड़ों में रहना नहीं चाहते, वहाँ की जो दिक्कतें, वहाँ की जो परेशानियां हैं, तो वहाँ पर वो जो डिवोशन चाहिए अपने लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वो उसमें भी कहीं कमी है और उसके कारण लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। कोरोना के बाद और कुछ योजनाएं चलाने का सौभाग्य मुझे भी मिला मुख्यमंत्री रहते हुए। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना, सोलर फार्मिंग योजना, एक रूरल ग्रोथ सेंटर और महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण देना समूह को, किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त देना, ऐसी कुछ योजनाएं, होम स्टे योजना जो आज सबसे हिट योजना है। ये सारी योजनाएं जो मेरे समय में शुरू और लाभ भी मिल रहा है लोगों को, तो उसके कारण मुझे लगता है कि कुछ ही समय में लगभग 4800 करीब होम स्टे बने थे। आज तो कुछ गांव तो पूरी तरह उसमें तब्दील हो गए हैं, होम स्टे में तब्दील हो गए हैं। वो प्रयास हुआ है, कुछ कोरोना के कारण लोग वापस आए तो काफी रिवर्स हुआ है, लेकिन अभी होने की जरूरत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि होम स्टे जिस तरह से हिट हुआ, हमको ऐसे ही सोलर फार्मिंग पर काम करना चाहिए। देश को हरित ऊर्जा की जरूरत है, वैकल्पिक ऊर्जा की जरूरत है। वो हमारे पास पर्याप्त है, धूप पर्याप्त मिलती है। दूसरा ये कि डस्ट नहीं है, तो उसके कारण सोलर एनर्जी भी अच्छी गेन होती है। जो रूरल ग्रोथ सेंटर है उसको हमको और प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरी चीज कि पर्यटन हमारा एक बहुत बड़ा आधार है और आपको ध्यान होगा तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का काम भी मेरे निर्णय लिया था और उसके कारण उसमें उद्योगों में जो सब्सिडी हम देते हैं वो सब्सिडी जो सुविधाएं हमारे जो सोलर फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं उनको मिलती है। हॉर्टिकल्चर एक बहुत ज्वलंत विषय है। आज हम देश का लगभग भारत में जो हमारी डिमांड है, अगर हम सेब देख लें जो बहुत अच्छा माना जाता है, तो हम आज भी 20% पैदा कर पा रहे हैं। एकदम सही बात है। 80% हम बाहर से आयात कर रहे हैं। और अभी उत्तराखंड इस मामले में ये कहना चाहिए कि अभी यहाँ पर खालीपन है, संतरे का भी खालीपन है। तो हम सेब पर यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, अखरोट पर फोकस कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पर पर्याप्त स्टोन फ्रूट्स जितने हैं उन पर हम बहुत फोकस कर सकते हैं। अभी ये वर्जिन है, इस वर्जिननेस का हम फायदा उठा सकते हैं जिसपे और उस पर सरकार ने उनको भी लाभ मिलेगा, फोकस किया है, क्योंकि उसका अर्थ केवल इकोनॉमी पर नहीं है बल्कि हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। प्योर मिलेगा। माँ फल खाएगी तो बच्चा ठीक होगा, माँ को अगर अच्छा आहार मिलेगा तो बच्चे स्वस्थ होंगे, इसलिए उसका सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट है और पर्यावरणीय लाभ भी है। फिर जब फलदार वृक्ष होते हैं तो उसका अन्य, क्योंकि पॉलिनेशन होता है, उस पर तमाम तरह की जो हमारे जो भंवरे हैं लाभदायक जो कितने भी हमारे प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, ऐसे तमाम तरह के जीवाणु जिनको हम देखते हैं, जिनको हम नहीं भी देखते हैं,
जो प्रजातियां खत्म हो रही है वो पूरे भी। सिस्टम को ठीक करते हैं। उस पर अगर हम लोगों ने फोकस किया तो रोजगार की जो समस्या है हम काफी हद तक उसको दूर कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में प्रयास हुए हैं, लेकिन उस पर और ईमानदारी से प्रयास करने की जरूरत है। हम विकसित भारत की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 1947 में विकसित भारत देखना चाहते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में जैसे हम पर्यावरण को लेके आज जो शहरीकरण हो रहा है और उसमें जो हाईवेज बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है विकास की दृष्टि से। बट जो वृक्ष काटे जा रहे हैं उनके लिए जापान और जो विकसित कंट्री हैं उनके पास ऐसी ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जिनसे हम जड़ों से पेड़ उठाकर और दूसरी जगह रोपित कर सकते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट इस तरह की तकनीक यूज नहीं कर सकती? नहीं नहीं, जी देखिए जी ऐसा कर रही है। जी जी। ऐसा पहाड़ों नहीं कि पे थोड़ा नहीं कर रही उत्तराखंड है। में नहीं है जी यहाँ पर भी है, जी ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है। जी जी लेकिन आप ये देखिए कि हमारी भूमि की संरचना कैसी है। जी। ठीक नहीं, है? मैदानी क्षेत्रों में मैदानी संभव क्षेत्र है में हुआ है, जी लेकिन उसका जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ हो चाहे जापान में हो, कहीं भी बहुत अच्छा नहीं है। जो हम प्राकृतिक रूप से जो तो परंपरागत जो तरीका है वृक्षारोपण का वो ज्यादा सफल है। ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कुछ, जैसे पीपल है, बरगद है, ये तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन हर प्लांट नहीं होता है। उसका जो पुनर्जीवन है वो कुछ वृक्षों में बहुत अच्छा है और कुछ में 80% तक कामयाब नहीं है। तो अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। फिर क्योंकि भारत के लिए नई टेक्नोलॉजी है तो उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। देहरादून में किया है इस तरह का वृक्षारोपण, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बहुत सफल नहीं सक्सेस रहा है। नहीं, पहाड़ की वजह से, मैंने उसकी देखा है, बहुत प्रकृति की सफल नहीं वजह रहा से। है। तो हमको जो कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन है उसी पर हमको फोकस करना चाहिए। और अगर हम जंगलों की बाड़ की व्यवस्था कर दें ताकि वहां जानवर न जाए तो जंगल तो नेचुरली पैदा हो जाएंगे। अब हमारे जो बड़े जंगल हैं कि हमारे लगाए हुए हैं क्या, सही बात किसी है। सरकार ने लगाए हुए हैं क्या? नेचुरल है। वो नेचुरल है, उनको संरक्षण देने की जरूरत है। जो नए पौध वहां पर बनती है वो सुरक्षित रहे, उसको आग से बचाया जाए। एटमॉस्फेयर सही देने की जरूरत, आग से बचाने की जरूरत है। आग से बहुत नुकसान बहुत होता है। नुकसान हो रहा है। जो जानवर हमारे जंगलों में जाते हैं वहां पर उस तरह के लोग न जाएं। फिर लोगों को इमोशनली टच करना पड़ेगा। आपको मैं एक और बात बताऊं, आपके शायद कितने लोगों के संज्ञान में है कि हमारे यहाँ देवबन है कुछ। हाँ हाँ। देवबन, जी जी देवबन है, जी जी लगभग 250 के करीब देवबन है जी उत्तराखंड में। जी जी अब बनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहां पर अगर हम जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि वहां हथियार लेके नहीं जाना। अच्छा, नियम है। रिस्पेक्टेबल है ना, दे आर वेरी हथियार लेके नहीं जाना, हथियार लेके नहीं जाना। दूसरा, वहां जाके चिल्लाना नहीं, डिसिप्लिन रखना वहां है। डिसिप्लिन रखना है। वहां किसी भी वृक्ष को हाथ नहीं लगाना। मतलब देख जीवांत फॉर्म में देख है, सकते आपने हो, एटिकेट्स वो के साथ। वो देवता है। हाँ, देवता है, मतलब इसलिए तरु देव मान है। तरु तरु देवो भव। तरु ये देवता है, इसलिए इसको टच नहीं करना। इसको आप प्रणाम कर सकते हैं, देख सकते हैं, निहार सकते हैं, लेकिन इसको छेड़ना नहीं भाई। यहाँ से एक तिनका भी उठा के बाहर नहीं लाना। ये देवबनों की परिकल्पना थी। तो उसके कारण वृक्ष रहे। वहां माचिस लेकर नहीं जाना। पहले माचिस लेकर जाते थे ना, अब तो लाइटर और ये सब अब हुआ है। पहले वो तो माचिस माने यानी आग्नेय चीज लेकर वहां नहीं जाना। किसी तरह का हथियार लेके नहीं जाना, बंदूक लेकर के, क्योंकि आपको जानवर को मारने का दिमाग में आ सकता है। तो भाई उनको छेड़ना नहीं। तो इस तरह की जो भावनात्मक रूप से जोड़ा लोगों को, तरुओं में एक आध्यात्मिक रूप से जोड़ा कि भाई तरु देवो भवा, उनमें देवताओं का वास होता है। इनको कुछ नहीं बोला, देवता नाराज हो जाएगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हमारे पुराने लोगों ने दिया, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हमको अपना जो पारंपरिक ज्ञान है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक और विषय है जो बस उत्तराखंड last के है परिप्रेक्ष्य में टिहरी डैम विकास का बहुत बड़ा मॉडल, लेकिन वो भूकंप उसकी जो study और की हमने तो बहुत ही बहुत ज्यादा complicated जोन है। 4 में आता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जितने भूवैज्ञानिक हैं और जो प्रोफेसर हैं जो उन्होंने अभी तक इस पे अध्ययन किया है, तो ये रिएक्टर स्केल पे 8 जो तीव्रता है उससे ज्यादा अधिक सहन नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये हमारे लिए और उत्तराखंड के लिए एक तरह से नुकसानदायक तो है ना। नुकसानदायक भी है, बहुत बड़ा खतरा
खतरा और है। टेक्नोलॉजी जो तोपों की और मिसाइलों की आगे आजकल का जो पड़ोसी युग देश है, तो बहुत चाइना dangerous हमारे है। पास है और मतलब 300 शत्रु। जी देखिए जी टिहरी बांध जो है जी वो कॉफर डैम है, जी उसमें सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो एक तरह से वो पहाड़ खड़ा किया गया है। जी जी उसका बेस अगर हम देखें जी तो लगभग 3 किलोमीटर है जी जी और हाइट ऊपर जाके देखेंगे तो 20 मीटर है। जी जी तो उसको जो बनाया गया है जी उसको पिरामिड शेप में बनाया गया है, जी जो एक बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत नायाब नमूना है। जी उसमें जो टर्बाइन्स हैं वो भी सब अंडरग्राउंड है, जी सब कुछ अंडरग्राउंड। जी इसलिए उसको बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए, एक अलग इशू है, अलग जी जी क्योंकि वो बहुत पहले शुरू हो जी गया था। जी 1976 हाँ। से 78 तो उसको वो एक अलग इशू है, लेकिन आज जब बन गया है जी देश को फायदा दे रहा है। संरक्षण की बिजली लाइट दे रहा बिजली है, के लिए बहुत पानी बड़ा दे रहा स्रोत है। हाँ, अब जहां तक बात है कि खतरे कई बार मेरी बात को लोग अदरवाइज ले लेते हैं। जी जी जब 8 रिएक्टर पर भूकंप आएगा जी तो फिर जहां हम बैठे हैं ये भी दलदल हो जाएगा। हाँ तो हाँ, बात तो संभव नोटेड है। है एकदम। जी जी ये तो हाँ बात एकदम 4-5 ठीक जोन में आते हैं फिर बनेगी उत्तराखंड फिर के तो सभी जगह। कहीं भी होंगे जी, तो वो जी, तो जी, फिर जी, रिएक्टर है, ये हाँ। रिएक्ट करेगा। अगर वो अति ये संवेदनशील दलदल हो जाएगा जी जी क्या ठीक है। मतलब वो दलदल ही है। तो फिर तब की क्या चिंता करनी है, फिर तब की क्या चिंता करनी है। जब 2013 में जी भारी बारिश हुई, जी भारी नुकसान जी, हुआ, जी, तो उस समय भी लोगों ने टिहरी डैम पे सवाल उठाया हाँ जी कि साहब टिहरी डैम में अगर पहाड़ टूट धंस जाता, गए। हाँ। ये हो जाता, सो हो जाता, हाँ, नेट इस पे तरह के बहुत- लोगों ने इस तरह सवाल का बहुत उठाए। कुछ है, प्रेस ने हाँ। मुझे भी पूछा, जी जी तो मैंने पत्रकारों से एक बात कही। जी मैंने कहा ठीक है, ये टूट जाता, टूटा तो नहीं, सही बात है। लेकिन अगर टिहरी बांध नहीं होता तो आपने सोचा कि देवप्रयाग बसता, ऋषिकेश बसता, हरिद्वार बसता, रुड़की बसती और न जाने कहाँ कहाँ तक तबाही हो जाती। आपने ये भी पक्ष सोचा कि नहीं सोचा? बोले इधर आधुनिकीकरण तो बोले हमारा ध्यान गया ही नहीं। आधुनिकीकरण, पर्यटन सब। इधर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो हम जब किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी विषय में बातचीत करते हैं तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोचना चाहिए। अब आप कल्पना करो 830 मीटर तक पानी भरा टिहरी डैम में, और ये पानी अगर रोकता नहीं तो फिर कितनी तबाही होती। तो उधर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ऐसे जब रेणी में हुआ था, जब पहाड़ टूट गया था, उसके बाद जो तपोवन परियोजना, लोगों ने साफ तपोवन परियोजना, भाई तपोवन परियोजना तो कहाँ तपोवन परियोजना, कहाँ पर वो ग्लेशियर टूटे, कहाँ से वो पूरा मलबा उसके साथ में आया। 21 मीटर उसकी हाइट थी उस समय, और 21 मीटर मलबा उसने रोका। अगर वो नहीं रोकता तो फिर क्या होता? तबाही का मंजर क्या ठीक है। तो क्या है कि हम कई बार ऐसे काल्पनिक रूप से बोल देते हैं, उसका एक ही पक्ष देखते हैं, तो उसका सारे पक्ष देखे जाने चाहिए। लेकिन पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं, मेरा मानना यह है कि उनकी राय पर ही कुछ काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ टेक्निकल डिसीजन। देखिए जापान में तो रोज कई भूकंप आते हैं, तो भूकंप से नहीं मकान टूटता, जो वैज्ञानिक बोलते हैं। आप किसी भूगर्भ विज्ञानी से बात करिए, बोले उसको थोड़ी टूटा, हमने उसको बनाया नहीं उसके लायक। भूकंप आना है, पैरामीटर्स पे हमने उसके पैरामीटर से बनाया नहीं। अब तमाम तरह की बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। जी जी जी। एक और मैं जो आपने बताया, और जो पारंपरिक रूप से जो पुराने लोग थे पहाड़ के, वो नेचर या प्रकृति से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं उस चीज को अनुसरण नहीं करना चाहती, या फिर हम उन युवा पीढ़ी में वो संस्कार डाल नहीं पा रहे। तो क्या हमारी देखिए, मेरा ये मानना है कि एक जनरेशन ऐसी थी जिसने उधर फोकस नहीं किया, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही, जो बच्चे नए हैं, जो 20-22 अल्फा जनरेशन चल रही है, और जेन जी हम जैसे लोगों की अल्फा बीटा जनरेशन। हाँ, देखिए ये
15-20 साल में बोलते थे चेंज हो रहा है, अब ये 3 साल में हो रहा है जी, टेक्नोलॉजी का। बहुत बड़ा गैप आया है, बहुत बड़ा चेंज गैप आया है। बहुत तेजी से लेकिन हो जो रहा है। आज नई जनरेशन है उसका ध्यान है उधर। ये मैं अच्छा, मतलब आपके मैं अकॉर्डिंग मानता हूँ कि जो नई जनरेशन है, जो बच्चे भी 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 दे आर साल के वेरी हैं, केयरिंग। वो बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं और इस चीज को, क्योंकि उसके जो परिणाम थे वो आने लगे हैं, आने लगे। तो उन परिणामों से बच्चे आज वाकिफ हो रहे हैं और वो अवेयर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको अपनी नई जनरेशन पे विश्वास करना चाहिए कि नई जनरेशन पर्यावरण संरक्षण को समझती है, ये हमको उनके ऊपर विश्वास करना होगा और अवेयरनेस के प्रोग्राम हमको सतत चलाने होंगे। बच्चे जागरूक हों, उनको स्कूलों में इसके बारे में बताया जाए, प्रेयर के समय बताया जाए 10-5 मिनट, उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ा 10-5 जाए, मिनट को समझाया जाए, जी, जी, फिर बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जी। पेड़ लगाने में थोड़ा उनको इन्वॉल्व किया जाए, प्रैक्टिकली सफाई में उन्हें, थोड़ा हाँ, उनको। बताओ पहले है। क्या होता था, जब हम स्कूल में जाते तो हम स्वयं स्कूल की सफाई करते थे, जी, जी। अपनी क्लासरूम की सफाई करते थे, प्रेयर में बताया भी जाता था। प्रेयर में बताया जाता था, गुरुजी बोलते थे ऐसे झाड़ू लगाओ। कभी आग लग गई, जैसे आग जला रहे हैं, कूड़ा करकट है जलाते हैं, तो बोलते थे इसको ऐसे बुझाओ, है ना, नहीं तो ये आग फैल सकती है। ये हमारा शिक्षक हमको समझाता था, तो उस पर हमको शिक्षा की थोड़ा जरूरत सा है। बच्चों को बताना चाहिए और स्कूलों में बच्चों को वीकली, मंथली इसके बारे में, या जैसे फायर सीजन आता है तो उससे पहले, वृक्षारोपण का सीजन आता है तो उससे पहले कि भाई आप वृक्ष, बेटा अपने घर में पेड़ लगाइए, आपके घर में जगह नहीं है तो एक गमला रख सकते हैं तो गमले में लगाइए, अगर जगह है तो फलदार पेड़ लगाइए, अगर जंगल है तो उसमें जंगली पेड़ लगाइए, या जंगलों में भी फलदार पेड़ लगा सकते तो हैं। पेरेंट्स को भी तो ये अवेयर चीजें करना उनको पड़ेगा। हाँ, तो उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और करना चाहिए, तो हम इससे अवेयर हो सकते हैं। आज के आधुनिकीकरण में और जिस तरह से जो अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, जिससे हम अंधाधुंध एसी का प्रयोग बढ़ रहा है समाज में, तो उनको सबको देखते हुए हमें पर्यावरण की ओर तो युवा पीढ़ी को जाना ही पड़ेगा। तो एक पिछले बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, बहुत बड़े स्तर पर चलाया था और उसका बहुत सक्सेस रेट भी बहुत रहा था कि एक पेड़ माँ के नाम। तो उन्होंने भावनात्मक रूप से हमको जोड़ना चाहा, तो ऐसे और जिससे जनता भी और जो महिलाएं हैं मोस्टली वो उन्हें भावनात्मक रूप से जुड़े, ऐसे उस पर क्या? देखिए, बहुत बड़ा अभियान था, जी जी, विश्व का सबसे बड़ा अभियान साबित जी, हुआ, जी, एक पेड़ माँ के नाम। और लोगों ने अपनी माँ के फोटो के साथ, अगर माँ जीवित है तो माँ को साथ लेकर के वृक्षारोपण किया। तो वही मैंने कहा कि इसमें जो सामाजिक भूमिका है उसको बढ़ाने की जरूरत है, इमोशनल टच देने की जरूरत है। हम भारत के लोग, हम आध्यात्मिक किस्म के लोग हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं, हमने वृक्षों को पूजते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं, हम सांप नेवले सबको पूजते हैं हम लोग। तो उसको लोगों को जागृत करने की जरूरत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अगर कहा कि सांप भी पूज्य है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। जी जी, तो बस आज हम मानसून सत्र आने वाला है और मानसून का सीजन आ रहा है, तो हमारे दर्शकों को एक ऐसा संदेश जो आप युवा पीढ़ी और हमारी महिलाएं जो पहाड़ से जुड़ी हुई हैं, प्रकृति से जुड़ी हैं, उनके लिए कोई ऐसा संदेश क्या देना चाहें? देखिए, मानसून आ रहा है तो मैं सबसे कहूँगा कि हम एक वृक्ष जरूर लगाएं। जी। आपके घर में जगह है तो आप फलदार पेड़ लगाएं, अगर बाहर हैं तो वहाँ भी हम ऐसे पेड़ लगाएं जिस पर फल फूल कुछ आते हों, ताकि जो हमारे जंगली जानवर हैं उनकी भी निर्भरता उन पर है, पशु पक्षी उनकी उस पर निर्भरता है, तो उनके काम आ सके। जंगल अगर अच्छे होंगे तो ये तो साइकिल है ना, पूरा इकोसिस्टम है कि बाघ है तो घास तो खाएगा नहीं, उसको शिकार चाहिए, तो शिकार कहाँ मिलेगा? जंगलों में मिलेगा। तो हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो हम उस ढंग से व्यवस्था करें। पक्षी हैं तो उनको फल चाहिए, जंगली फल चाहिए, तमाम तरह के जो हम ये कह सकते हैं मिश्रित वन लगाएं, ऐसे पेड़ पौधे लगाएं जिस पर हमारे जो जीव हैं जिनसे उनका जीवन चलता है, इस तरह के पेड़ हम लगाएं। तो सर बहुत अच्छा लगा आज सर से मिलके, और शायद बहुत कुछ सीखा भी है हमने, और उम्मीद है कि सभी लोग जो देखेंगे वो सीखेंगे। और पर्यावरण को बचाने में और सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग मिलके अगर इस मुहिम में साथ देंगे तो हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारा साइकिल बहुत स्मूथ चलेगा और हम आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।